हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का ट्रायंगल्स, वो भी इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर किसी भी चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन वीडियो अगर समझ में आ जाता है तो जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो बनाने में बहुत ही आसान होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शंस, वो भी ट्रायंगल्स क्लास 10th से। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सा चीज से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है ट्रायंगल्स के बारे में, अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड। आप लोग को पहले से मालूम है जो ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल एक पॉलीगॉन भी है, ट्रायंगल एक पॉलीगॉन भी है और ये 3 क्लोज्ड फिगर से बना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम ट्रायंगल्स की अगर बात करें, ये एक क्लोज्ड फिगर है जो बाउंडेड किया गया है, बंद है, ये एक पॉलीगॉन्स भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बात करें, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑन द बेसिस हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अगर बात करें बच्चों, अगर हम साइड के बेसिस पे अगर बात करते हैं, साइड के बेसिस पे, तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरी बात यहाँ पे होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होगा एस्केलेंट ट्रायंगल। अगर एक एक करके अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहली बात आप यहाँ पर समझिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप किसको कहेंगे। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप उसको कह सकते हैं साइड के बेसिस पे जिसके सारे के सारे साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे ए बी है, तो ए बी जो इक्वल्स होगा वो ए सी का हो जाएगा और बी सी का हो जाएगा। मतलब ये साइड के बेसिस पे अगर आपको देखा जाए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं जब किसी भी ट्रायंगल का अगर सब का सब साइड अगर मान लीजिए अगर बराबर है तो आप उसको क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल्स की हम बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर साइड के बेसिस बोला ये तो सब साइड इक्वल हो गया जो कि आपको मालूम है, लेकिन एंगल्स अगर बोला जाएगा इसको, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल भी इक्वल्स होते हैं, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग एंगल के हिसाब से बात कर सकते हैं। लेकिन साइड के हिसाब से आपको क्या पता करना है, जो ट्रायंगल्स होते हैं वो ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें जिसमें दो साइड क्या होता है ट्रायंगल का, वो इक्वल होता है, और थर्ड साइड की अगर बातें करें वो अनइक्वल होता है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर कंस्ट्रक्शंस करके आपको दिखाएं, मतलब ड्रॉ करके देखिए, जैसे अगर मान लीजिए ट्रायंगल हमने लिया ए बी और सी लिया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोला गया है साइड के बेसिस पे जब दो साइड आपका इक्वल है और थर्ड साइड जो होगा वो अनइक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू आपका ए सी हो जाएगा, लेकिन बी सी इसके इक्वल्स में नहीं आएगा। तो दो साइड अगर इक्वल है तो आप उसको कह सकते हैं वो आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एस्केलेंट ट्रायंगल। तो एस्केलेंट ट्रायंगल किसको कह सकते हैं, जिसके सारे के सारे साइड्स, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। मतलब यहाँ पे आपका सब का सब साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल लिए, ठीक है, तो ये जो साइड दिखेगा ये अलग होगा, ये कुछ अलग होगा, मतलब तीनों साइड एक दूसरे का क्या होगा, अलग होगा। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, तो तीनों साइड का लेंथ क्या है, अलग अलग है, तो आप इसको बोल सकते हैं एस्केलेंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल के हिसाब से अगर बात करें बच्चों, एंगल के बेसिस पे, तो क्या होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोल सकते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए जिस एंगल, मतलब अगर ट्रायंगल अगर आप ड्रॉ कर रहे हो उसमें अगर 90 डिग्री से अगर कम अगर होता है तो आप उसको कह सकते हैं वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, ठीक है, अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल उसको बोलेंगे जो 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। ठीक है ना, अगर कम की अगर बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे अगर रख रहे हैं, अगर यहाँ पर रख रहे हैं मान लीजिए आप 70 डिग्री, यहाँ पर आप रख रहे हैं 80 डिग्री, ठीक है ना, तो और ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, तो आपका ये माना जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाएगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए मेजरेबल वैल्यू ट्रायंगल्स का, एक एंगल का वैल्यू 90 से कम,
90 से अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा हुआ था तो फिर ट्राइंगल तो बन ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई भी एंगल्स अगर 90 से अगर कम है, तीनों एंगल 90 से कम होने चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों राइट ट्राइंगल का, तो राइट ट्राइंगल किसको बोल सकते हैं, जहां पे वन एंगल मस्ट बी कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। वन एंगल हमेशा 90 डिग्री होना ही चाहिए। अगर वो 90 डिग्री है तो माना जाएगा वो एक्यूट राइट ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। इसको आप क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। इसको आप परपेंडिकुलर बोलिए, या आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं। इसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, और क्या क्या नाम से जानते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइट, और इसको आप बोल सकते हैं एल्टीट्यूड भी जानते हैं। इसको 3 नाम से जान सकते हैं। उसी तरीके से बच्चों अगर इसका बात करें तो ये होता है आपका बेस, ये होता है आपका बेस, और ये क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये बनता है आपका हाइपोटेन्यूस बनता है। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की अगर बात करें तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको बोल सकते हैं, जब आपका एक एंगल 90 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है। अगर एक एंगल 90 डिग्री से अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा हुआ तो आप समझ जाइए वो आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। अब ये मान लेते हैं आपका 120 डिग्री है। तो अगर एक एंगल भी अगर आपका 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये माना जाएगा ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको बता दिया जो ट्रायंगल्स होते क्या हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अगर बात करें साइड के बेसिस पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और स्केलेटल ट्रायंगल हुआ। इसमें सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स अगर यहाँ पर अगर लिखें तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर क्या होगा यहाँ पे, तो इक्वल होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल। इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये आपका रहा। और इसमें मैंने बताया जो 90 डिग्री से क्या रहेगा, कम, 90 डिग्री से अगर कम रहा तो आप बोल सकते हैं ये एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री रहेगा, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर मैंने यहाँ पे बोला है जो दोज फिगर दैट हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है बच्चों जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल हो, तो यहाँ पे इसके शेप एंड साइज बिल्कुल एक जैसा अगर होता है तो आप उसको कह सकते हैं वो आपका कॉन्ग्रुएंट फिगर हुआ। जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ एक ट्रायंगल, एक सर्कल, एक आउट सर्कल माने सेम शेप का ले लेंगे तो आपका माना जाएगा ये दोनों को दोनों फिगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर माना जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिया, फिर यहाँ पे इस तरीके से लिया, जिसका सेम शेप एंड साइज हुआ, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, ये जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ भी आप कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कुछ इस तरीके से इक्वल, और ये आपका माना जाएगा कॉन्ग्रुएंट फिगर माना जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चाहे तो और भी एग्जांपल ले सकते हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट्स के लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल फिर ये ट्रायंगल, दोनों का शेप एंड साइज अगर एक जैसा नजर आएगा तो आप कह सकते हैं यहाँ पे उसके ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रहा कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये ए बी सी और ये डी ई एफ की बात करते हैं। वैसे तो यहाँ फिगर की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे मैं अगर कॉन्ग्रुएंट करने की बात कहूँ तो जैसे ए बी हो सकता है आपका डी ई का बराबर हो, ए सी बराबर हो सकता है डी एफ का, और बी सी बराबर हो सकता है ई एफ का। इसका मतलब माना जाएगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए बोला गया सेम शेप
एंड सेम साइज का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर किसको कह सकते हैं? सिमिलर मतलब एक जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। दोज फिगर दैट हैव सेम शेप, शेप रहेगा सेम, लेकिन इसके अगर बात करें तो थोड़ा सा प्रोपोर्शनली आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिया, एक छोटा सा मान लीजिए इस तरीके से मैंने बना दिया, रेक्टेंगल फेज बना फिगर, अब इसमें थोड़ा सा इस तरीके से बना दिया। अब ये दोनों अगर देखा जाए तो शेप बोला गया, द फिगर दैट हैव सेम शेप। ये शेप किसका है? तो रेक्टेंगल का शेप। शेप किसका है? रेक्टेंगल का है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ इसका ये लेंथ अगर मान लीजिए 4 है और इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ये आपका 8 है, ठीक है ना, ये आप मान लीजिए 2 है तो ये आपका 4 है, तो ये इसका प्रोपोर्शनली नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे सेम शेप है। ठीक है ना, शेप सेम है लेकिन साइज इसका सेम नहीं है। तो जिसका अगर शेप अगर सेम हो तो आप उसको कह सकते हैं वो आपका सिमिलर होगा। जैसे अगर ट्रायंगल के हिसाब से अगर बात करें, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने लिया, फिर एक और एक ट्रायंगल लिया, अब एक छोटा सा ट्रायंगल बना देते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों को अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये फिगर सिमिलर है, दोनों का दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है, क्योंकि दोनों का शेप क्या है? एक जैसा, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 6 है, ये मान लेते हैं 3 है, ये अगर 4 है तो ये कितना है? 2 है, तो ये मान लेते हैं आपका 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग या प्रोपोर्शनली इसका जो लेंथ होता है ना सिमिलर के लिए वो प्रोपोर्शनली यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया जो सिमिलर फिगर किसको बोल सकते हैं? जहाँ पे सेम जो है ना शेप रहेगा उसको आप बोल सकते हैं सिमिलर फिगर। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। अब देखिए क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं, अगर ट्रायंगल्स हम लोग बनाने के लिए सोच रहे हैं तो ट्रायंगल्स बनाने के लिए आपको तो ये सब बेसिक चीज़ तो मालूम चल गया। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको क्लास 9th में आपने जो क्राइटेरिया सीखा होगा कन्ग्रुएंट करने के लिए, तो एक बात आप ध्यान से सुनिए। अगर हम इस चैप्टर में सिमिलरिटी की अगर बात करेंगे, सिमिलर की बात करेंगे तो ध्यान से सुने, अगर वैसा फिगर जो कन्ग्रुएंट होगा वो आपका सिमिलर भी होगा। वैसा फिगर जो आपका कन्ग्रुएंट होगा, तो कन्ग्रुएंट मेरा सिमिलर हो सकता है लेकिन सिमिलर मेरा कन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर मुझे कन्ग्रुएंट करने की बात कहा जाए या मुझे सिमिलर करने की अगर बात कहा जाए तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जिसमें आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल ए के हिसाब से, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे अगर 2 ट्रायंगल लेता हूँ, अब 2 ट्रायंगल में मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करूँगा जो ट्रिपल ए के हिसाब से किस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल को आप सिमिलर कर सकते हो या कन्ग्रुएंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने अभी बता दिया जो कन्ग्रुएंट होगा वो आपका सिमिलर भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा ही होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल लिया, अब मुझे बोला गया है ट्रिपल ए के हिसाब से बताना होगा, तो कैसे समझेंगे ट्रिपल ए से होगा? तो जैसे मान लीजिए अगर ये एंगल आपका अगर 40 डिग्री है तो ये भी एंगल अगर हो सकता है 40 डिग्री हो, ये आपका मान लीजिए अगर 70 डिग्री है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये एंगल 70 डिग्री है, और बाकी बात यहाँ पे हो गया 7 6 110, और ये मान लेते हैं आपका 70 डिग्री है, तो दोनों इस तरीके से होगा। अब ये देखिए ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70 हो गया। अब ये तीनों एंगल किस तरीके से, मतलब ये एंगल इस एंगल के हिसाब से बराबर है और ये एंगल इस एंगल के हिसाब से बराबर है, या तो आप इस एंगल के हिसाब से भी कह सकते हैं, और ये एंगल इस एंगल के हिसाब से बराबर, मतलब यहाँ पे तीनों एंगल एक दूसरे फिगर की अगर बात करें जो करस्पॉन्डिंग फिगर नजर आ रहा है, ये दोनों क्या नजर आ रहा है? सिमिलर नजर आ रहा है। ठीक है ना, तो आप इसमें किस तरीके से लागू कर लेंगे क्राइटेरिया ट्रिपल ए, जहां पे आपको 3 एंगल मिल जाएगा। देखिए कन्ग्रुएंट करने के लिए और सिमिलर करने के लिए आपके पास 2 फिगर मिलेगा ही मिलेगा, ट्रायंगल का 2 फिगर मिलेगा, तभी तो आप सिमिलर या कन्ग्रुएंट बता सकते हो। अकेले फिगर रहेगा तो उसको आप क्या प्रूफ कर सकते हो? तो प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? तो आपके पास होना जरूरी है 2 ट्रायंगल्स के फिगर। अगर ट्रायंगल्स से आप बात कर रहे हैं तो 2 ट्रायंगल्स मिलेगा, तभी तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं ये किस क्राइटेरिया से बिलोंग्स करेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको मालूम चल गया। जो तीनों एंगल अगर मान लीजिए अगर बराबर अगर दिखा तो आप समझ लीजिएगा वो ट्रिपल। वैसे एक बात बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सेकंड वाला जो क्राइटेरिया लिया है वैसे ये दोनों लगभग में एक जैसे ही काम करेगा। क्यों काम करेगा? हम लोग को ये मालूम होना चाहिए अगर 2 क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल है, अगर 2 क्रॉसपॉन्डिंग ट्रायंगल है, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ
मान लीजिए एक ट्राइंगल ये लिया, मैंने एक ट्राइंगल ये लिया, इसका नेमिंग कर लेते हैं एक्स वाई जेड, ये भी आपका पी क्यू आर एस हुआ, ठीक है, पी क्यू आर। अब देखिए अगर मैं ये यहाँ पे कहूँ अगर ये आपका 60 डिग्री है और यहाँ पे ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये आपका 50 डिग्री है और यहाँ पे ये 50 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल टू आपको तो ये नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे लिख देंगे जहाँ सर एंगल x जो है वो एंगल r का करस्पॉन्डिंग है, फिर एंगल y जो होगा वो एंगल q का करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये एंगल जो दिख रहा है ये 60 डिग्री दिख रहा है और ये जो दिख रहा है ये 50 डिग्री दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ एंगल z भी क्या होगा, एंगल p का करस्पॉन्डिंग होगा। क्यों होगा, जब किसी भी ट्राइंगल का अगर दो एंगल्स अगर बराबर होता है, किसी भी ट्राइंगल किसी दो ट्राइंगल का अगर मान लीजिए दो एंगल्स आपको अगर मिल गया तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक क्या होगा, उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो 60 + 50 कितना हो जाएगा 110, तो इसका मतलब ट्राइंगल्स प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो ट्राइंगल्स का जो प्रॉपर्टीज है 180 डिग्री के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ऑलरेडी पहले दो एंगल एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग में इक्वल था, अब थर्ड वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका इक्वल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं दोनों क्राइटेरिया आपका एक जैसी है, लेकिन अगर आपको ये दो को मिलेगा तो आप देखिए, क्योंकि आप सिमिलर जब करेंगे, जब आप सिमिलरिटी पे अगर जाएंगे तो आपको अगर दो भी एंगल मिल गया तो आप फटाफट, जैसे ट्राइंगल को बेसिकली कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन जो है ना होना ही चाहिए, ठीक है, तीन कम से कम या तो तीनों को साइड होना चाहिए या तो दो को एंगल होना चाहिए, ठीक है, मतलब दो एंगल एक आपका साइड भी होना चाहिए, तो तीन आपको चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप सिमिलर करते हैं तो सिमिलर करने के लिए दो भी काफ़ी है। अगर दो चीज़ें अगर आपको मिल गया, मान लीजिए दो को एंगल ही मिल गया तो आप बोल दीजिएगा हाँ वो सिमिलर है, ठीक है। और मैंने अभी बता दिया जो आपका कॉन्ग्रुएंट होगा वो आपका क्या होगा, सिमिलर भी होगा। चलिए अब बच्चों हम बात यहाँ पे करते हैं SAS। SAS का मतलब ये होता है अगर आपको दो साइड मिल गया और एक इंक्लूडेड एंगल मिल गया, दो साइड मिला और एक इंक्लूडेड एंगल मिल गया। जैसे हम अगर इसको इस तरीके से समझाएं, मान लीजिए मैंने ट्रायंगल लिया PQR, फिर इस तरीके से मैंने ट्रायंगल लिया XYZ। अगर मैं आपको ये कहूँ बच्चों, ये जो PQ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है और ये भी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर का है, ये मान लीजिए आपका 70 डिग्री और ये भी मैं मान लेता हूँ 70 डिग्री, और यहाँ पे ये जो साइड है वो मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर का और ये भी मान लीजिए आपका 7 सेंटीमीटर का। तो आप क्या सर ये जो दोनों जो फिगर दिख रहा है ये दोनों सिमिलर है, लेकिन कैसे, तो आप कहेंगे ये साइड जो PQ जो साइड नज़र आ रहा है आपका बच्चों, PQ किस साइड के आपका बराबर दिखेगा, क्रॉसपॉन्डिंग, उसका क्रॉसपॉन्डिंग मतलब ये उसके क्रॉसपॉन्डिंग, मतलब ऐसा आपको सेम तरीके से दिख रहा है, इसी वजह से। तो PQ जो बराबर होगा वो किसके हिसाब से हो जाएगा, XY के हिसाब से, एगो ये हो जाएगा साइड। फिर आप यहाँ पे एंगल देखो, एंगल P जो नज़र आ रहा है बच्चों वो एंगल X के बराबर नज़र आ रहा है, तो ये की हो जाएगा। और तीसरा अगर साइड की अगर बात करें तो PR, तो PR जो साइड नज़र आ रहा है वो किस में नज़र आ रहा है, XZ में नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसको आप क्या कहेंगे, साइड, इसको आप क्या कहेंगे, एंगल, इसको आप क्या कहेंगे, साइड। तो आपका क्या नज़र आया, SAS, इसका मतलब ये SAS से क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यूँ कहें तो ये कॉन्ग्रुएंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर कॉन्ग्रुएंट अगर हुआ तो आप मान लीजिएगा वो सिमिलर होगा ही होगा। ये भी आपको समझ में आ गया। और उसी तरीके से अगर बच्चों मैं यहाँ पे अगर बता दूँ SSS के बारे में, तो SSS किस तरीके से आप लागू कर सकते हो, तो यहाँ पे मान लीजिए एक ट्राइंगल यहाँ लिया मैंने और एक ट्राइंगल मैंने यहाँ लिया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे ABCDEF मैंने इस तरीके से लिया। अगर यहाँ पे मान लीजिए सब साइड ही अगर बराबर है, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, अब तीनों साइड एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग में क्या नज़र आ रहा है, 10 नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं जो AB है वो यहाँ पे DE के बराबर में है, फिर BC है, ये 10 है आपका, जो BC है वो BC अगर मान लीजिए DF के बराबर में नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे यूँ कह दें यहाँ पे AC, तो AC जो होगा वो अगर मान लीजिए EF के बराबर में, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, तीनों के तीनों साइड क्या नज़र आ रहा है, बराबर। इसका मतलब तीनों साइड जब बराबर होता है तो आप किस हिसाब से बात करेंगे,
ट्रिपल एस के हिसाब से, ठीक है। आप किस तरीके से बात करेंगे तो ट्रिपल एस के हिसाब से ये क्या है, सिमिलरिटी भी है और कैनगुरेंट भी। वैसे तो अगर मान लीजिए जिसको आप बोलेंगे कैनगुरेंट है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल है कैनगुरेंट। अगर इसमें इंक्लूडेड सारे के सारे साइड नजर आ रहा है, ये अगर है कैनगुरेंट तो सिमिलरिटी भी हो सकता है। बार बार हम ये कह रहे हैं, जो अगर कैनगुरेंट होगा वो सिमिलरिटी भी होगा, ठीक है बच्चों। और आपको सबसे मेन बात यहाँ पे ये समझना होगा, सिमिलरिटी के लिए आपको एक बात खास ध्यान रखना है। अगर आपसे हम यूँ कहें जो सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, सिमिलर कैसे होगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। मतलब ये बच्चों, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको कह दूं, जो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कहना है यहाँ पे, अगर जिसके क्रॉसपॉन्डिंग पहला बात यहाँ पर अगर प्रॉपर्टीज, अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ बात, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल या सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए प्रॉपर्टीज क्या होता है, दो बात आपको ध्यान रखना है। पहली, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है बच्चों, एंड क्रॉसपॉन्डिंग देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो साइड हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनल में। ये बात समझ लीजिए, मैंने आपको क्या बोला, अगर कोई भी अगर सिमिलर अगर होता है, सिमिलर करने के लिए दो बात ध्यान रखें। देखिएगा कि क्या उसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड इसका इक्वल हुआ है कि नहीं, सॉरी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ है या नहीं। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो ट्रायंगल सिमिलर है। दूसरी बात, जो ट्रायंगल आप सिमिलर करना जा रहे हो, क्या उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो अगर साइड्स की बात करें, जो देयर लेंथ होगा इस ट्रायंगल का, जो साइड्स होगा ट्रायंगल का, जो लेंथ होगा या साइड होगा, क्या वो प्रोपोर्शनल्स में है या नहीं। प्रोपोर्शनल्स का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बात वैसे किया था, जैसे मान लीजिए अगर आप ये ट्रायंगल लेते हो, आपके पास ये ट्रायंगल है, अब इसके पास ये ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ अगर मान लीजिए 5 तो ये इसके 10 हो जाएंगे। मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे ए लिखूँ, बी लिखूँ और ये सी और डी लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी बाई में अगर मैं यहाँ पे सी डी लिखूँ, इसका मतलब क्या होगा 5/10। उसी तरीके से अगर मैं इसको 4 लिखूँ, इसको अगर 8 लिखूँ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ए बी सी, ये सी है, अच्छा सी तो यहाँ भी लिखा गया। तो मान लीजिए ये ए बी सी हुआ, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं एफ। तो मैंने बताया अगर ये 5 है तो ये कितना हुआ 10। तो मैंने इसे लिखा ए बी जो पोर्शनल है वो किसका है, ये यहाँ पे आप चेंज हो जाएगा, ये ई और डी मान लीजिए। तो ए बी जो होगा बच्चों, यहाँ पे ए बी, मैं ए बी का बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ए बी जो होगा वो किसका साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे डी एफ। तो ए बी का कितना लेंथ दिया हुआ है, तो 5, और डी एफ का कितना दिया हुआ है 10। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए सी जो प्रोपोर्शनल्स है वो ई एफ का, तो ई एफ के हिसाब से अगर है तो ए सी कितना हुआ 4, और ये बाय में कितना आ जाए 8। अभी दोनों का आप सिंपलिस्ट करें तो 1/2, यहाँ दोनों का सिंपलिस्ट करें तो 1/2, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ए बी बाय डी एफ इक्वल्स हो जाएगा ए सी बाय ई एफ का। तो ये माना जाता है इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंड देयर प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल इसका साइड क्या है, अगर बराबर है तो मान लीजिएगा ये ट्रायंगल सिमिलर है। ये ट्रायंगल फिर क्या माना जाएगा, सिमिलर। तो सिमिलर के लिए उड़ता पंछी जैसे ऐसे कुछ बना देना है, ठीक है ना, सिंबल, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो आपकी बात समझ में आ गया। चलिए अब मैं यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट जो इस चैप्टर को मतलब ट्रायंगल्स को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें से एक थ्योरम, वैसे तो आपको 2 थ्योरम कम से कम आपको समझने ही चाहिए, एक बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रॉक्सिमिटी थ्योरम, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो एक तो ये ज़रूरत है, और दूसरा आपका कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये आपको चाहिए ही चाहिए। बाकी बात जो नया जो सिलेबस निकाला गया है 2025-26 के हिसाब से मैंने जो बुक देखा है, जो प्रिंट हुआ है,
आपको ये दोनों काफ़ी है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बस ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए ज़रूरत है, तो मैंने सिमिलर करना सिखा दिया आपको। और उसके बाद आपको ज़रूरत है यहाँ पे कुछ बीपीटी थ्योरम का यूज करना और कन्वर्ज थ्योरम का यूज करना, ठीक है। तो जिसमें से मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट जो थ्योरम है वो है बीपीटी थ्योरम, ये आप इसको कह सकते हैं थेल्स थ्योरम। यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, इसको थोड़ा आप ध्यान से सुने। बोला गया बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और द थ्योरम इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। जैसे कि मैंने इतना सारे इन्फॉर्मेशन पहले से लिख लिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखना है, बहुत ही सिंपल है। बोला जा रहा है, पहले समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको एक ट्राइंगल दिया गया, ठीक है ना। अब ट्राइंगल देने के बाद आपको एक ऐसा साइड को ड्रॉ करना है जो थर्ड साइड के क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, ठीक है ना। आप ट्राइंगल लिया, अब एक मुझे ऐसा साइड को लेना है जो जो लाइन दिख रहा है, जो दो लाइन दिख रहा है ट्राइंगल का, किसी भी दो लाइन पे वो साइड क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। और इंटरसेक्ट जो होगा वो किसी थर्ड साइड का क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल। तो मान लीजिए इसके ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। मैंने ये दो साइड से इंटरसेक्शंस इसको लेके गया और ये जो लाइन है इसके क्या हो जाना चाहिए, पैरेलल। और पैरेलल होने के बाद बोला गया ये इसके प्रोपोर्शनल बनना चाहिए, यही आपको प्रूफ करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक ट्राइंगल लिया और DE यहाँ पे दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और मैंने यहाँ पे क्या किया, ये इसका पैरेलल दिया हुआ है। DE पैरेलल किसका दिया हुआ है, BC का। तो आपको ये बताना है AB बाय DB और AE बाय EC क्या ये है बराबर या नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आप देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है उसको पहले से लिख के रखा हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल इन विच, अच्छा ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ट्राइंगल ABC ही लेना है, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है ट्राइंगल आपको ABC ही लेना है। आप चाहें तो PQR भी ले सकते हैं, XYZ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गिवन यहाँ पे बोला गया ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC, जैसे कि मैंने आपको समझाया इंटरसेक्ट कर रहा है आपको AB, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC वाले पे, ठीक है। तो आपको प्रूफ ये करना है जो AD बाय DB इक्वल्स होना चाहिए AE अपॉन में EC, ठीक है। ये तो प्रूफ करना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ेगा। अगर कंस्ट्रक्शंस की अगर यहाँ पे अगर जरूरत पड़ रहा है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा ज्वाइन BE, जैसे आप देख सकते हैं B को मैंने E से ज्वाइन करा दिया और फिर C को D से ज्वाइन करा दिया, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे EF पे, मतलब EF मैंने परपेंडिकुलर डाला किस पे, AB पे, और उसके बाद DE परपेंडिकुलर मैंने डाला AC। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन रहता है, सर आप ऐसा कंस्ट्रक्शंस क्यों लिए, आप ये परपेंडिकुलर इस पे आप क्यों डाले, ठीक है ना। जब आपको बोला गया था ये अपॉन में ये होना चाहिए, ऐसा क्यों। तो देखिए बच्चों, इसमें मुझे साइड को प्रोपोर्शनल अगर दिखाना है ना, रेशियो अगर दिखाना है, तो मुझे चलना पड़ेगा एरिया के हिसाब से। अगर एरिया अगर मुझे निकालना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए मुझे यहाँ पे इसके एरिया ही करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा जी ये जो साइड है इस साइड के बराबर होना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल अपॉन में होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पे अच्छा हाइट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एरिया निकालने के लिए मुझे हाइट का जरूरत पड़ेगा अभी इस ट्रायंगल में। बिना हाइट का हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सोचेंगे नहीं एस्केलेन ट्रायंगल के हिसाब से ले लें, ठीक है ना, या आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से ले लें, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, तभी मुझे पता चलेगा खासकर एरिया। अब एरिया के हिसाब से मैं उसको क्या कर दूंगा, प्रोपोर्शनल दिखा दूंगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया। तो प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया था EF परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर यहाँ पे EF इज द हाइट, वहाँ पे देख सकते हैं EF यहाँ पे मैंने लिया हाइट किसके लिए, और ट्रायंगल ADE, ये ट्रायंगल AD के लिए है, और DBE के लिए भी आपको यहाँ पे माना जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल का हाइट यही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम शुरू करें लिखना, तो देखिए सबसे पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा में लिखा गया है, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा लिखने में। थोड़ा सा छोटा कर लो। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, चलिए अंडू कर दीजिए। चलिए ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए इतना ही पे हम लोग शुरू कर लेते हैं, फिर हम लोग हटा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब निकालने वाले हैं पहले ट्रायंगल का एरिया। तो निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल।
पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का। पहले हम लोग इस तरफ से चलते हैं और फिर उस तरफ से चलेंगे, दोनों प्रपोर्शंस की बात कह रहा है, इसीलिए हमको डिवाइड करके इसको निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे लेना पड़ेगा AED। तो यहाँ पे लिखिए आप ट्रायंगल AED। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे बच्चों, तो आपको पता ही है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस जो बनेगा ना आपका, यहाँ पे अगर बात करें, ये जो बेस बनेगा वो आपका AD ही रहेगा, ठीक है। तो आप AD लिखो। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट आपका हो जाएगा EF। तो आप हाइट यहाँ पे लिख लो EF, ठीक है। और यहाँ इसको मान लो आप फर्स्ट इक्वेशंस। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आप एक बार आप यूज करो, कौन सा ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालते हैं तो 1/2। अच्छा, इसका अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जो बेस जो होगा वो बेस आप क्या ले सकते हो, तो बेस आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा वो DB, ठीक है ना। क्या लेना पड़ेगा? DB। तो बेस आप ले लो यहाँ पे DB, और हाइट आपको यही लेना पड़ेगा। बेस यही रहेगा लेकिन हाइट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका EF हो जाएगा। तो EF यहाँ पे हाइट ले लो, आपका हो जाएगा ये सेकेंड इक्वेशंस, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जैसे आप डिवाइड करेंगे बच्चा, तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED को आप डिवाइड कर रहे हो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। जैसे डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे लिखो 1/2 इंटू AD इंटू EF। अब बाई में यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू DB इंटू EF। जैसे मैंने डिवाइड किया तो 1/2 से 1/2 कैंसिल और EF से EF कैंसिल। आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? AD। आपके पास बचेगा यहाँ पे AD अपॉन में DB। तो ये रहा आपका थर्ड इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या किया, इस तरफ से निकाल लिया इसका मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाइट एरिया। तो एरिया मैंने पहले निकाला AED का, फिर मैंने निकाला यहाँ पे BDE का। सेम आपको क्या करना है, उस तरफ का भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए उस तरफ का भी निकालते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर सिमिलर यहाँ पे आप मान लीजिए इसका हाइट इस बार क्या बनने वाला है, हाइट बनने वाला है DE। तो आप यहाँ पे केस नंबर 2 आप चाहें, जैसे EF परपेंडिकुलर क्या था AB पे, EF परपेंडिकुलर किस पे था? AB पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, DE आपको नजर आ रहा है यहाँ पे DE। तो DE परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा? AC पे। अब DE परपेंडिकुलर अगर AC पे हुआ तो देयरफॉर आपका हाइट, अगर हाइट का अगर बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? DE ही माना जाएगा, और वो भी ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEC के लिए, ठीक है ना। तो देयरफॉर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट है, देयरफॉर DE इज द हाइट of triangle ADE and CED। सेम प्रोसेस, मैंने इस तरफ से चला एरिया निकाला, आपको समझ में आ गया BDE, और फिर मैंने यहाँ पे निकाला ट्रायंगल का एरिया AED का, और दोनों को मैंने इस तरफ से डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पे एरिया ट्रायंगल फिर से निकालना है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AED का ही फिर से निकालना है। इस बार बनेगा आपका 1/2, और इस बार जो बेस बनेगा वो बनेगा AE, ठीक है। तो AE इसका बेस हो जाएगा, और हाइट इस बार कौन सा लेना पड़ेगा? DE लेना पड़ेगा। तो आप DE ले सकते हैं। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो आप यहाँ पे लिखो CED। इसका भी एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इसका हो जाएगा आपका CE हो जाएगा, बेस हो जाएगा CE। और हाइट देखिए, हाइट आपको यही लेना पड़ेगा, DE लेना पड़ेगा, हाइट आपको D लेना। तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन रहता है सर आप ये हाइट ये क्यों ले, 90 डिग्री यहाँ बना रहा है। अब मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल आप इस तरीके से अगर लेते हो, कोई ट्रायंगल इस तरीके से अगर आप बनाते हो, ठीक है, इसमें हाइट ये नहीं होगा। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब पूरे 90 डिग्री के हिसाब से होना चाहिए। तो मान लीजिए आप ऐसे कंस्ट्रक्शन अगर कर लेते हैं इस तरीके से, जो सबसे हाईएस्ट लॉन्गेस्ट पॉइंट होगा, तो ये आपका हाइट माना जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ ऐसे फिगर बन रहा है, फिगर आप यहाँ से अगर गौर से देखें तो आपका फिगर जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। जिसका मैं एरिया निकाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। तो ऐसे में ये हाइट इसमें कंसिडर नहीं होगा, ठीक है ना। हाइट जो होगा उस तरीके से 90 डिग्री के हिसाब से होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे हाइट लिया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, अगर हम ट्रायंगल CED का बात कर रहे हैं तो CE इसका बेस बनेगा और हाइट जो होगा वो DE ही होगा, ठीक है ना, DE ही होगा। तो DE मैंने लिया और ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 5। अब फिर से जैसे मैंने इधर से चला, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लिया, इधर भी क्या करना होगा, दोनों तरफ से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लो, डिवाइड 4th 5th के हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड कर रहे फर्स्ट और सेकंड को, तो इस तरीके से नजर आया। अब यहाँ पे हम 4th को 5th के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, अब बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका CED, अब डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू हो जाएगा यहाँ पे DE। अब बाय में यहाँ पे 1/2 इंटू CE इंटू हो जाएगा DE। इस बार भी क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल, DE से D कैंसिल। इसका मतलब बचा यहाँ पे AE अब बाय में CE, ठीक है। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। तो आपने यहाँ तक तो देख लिया, यहाँ तक आपने देख लिया। से पहले मैंने उस तरीके से ट्रायंगल का निकाला और फिर उसको हमने डिवाइड करके निकाला। अब यहाँ पे होने के बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका बन चुका है। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है। और ये ध्यान देना आपको पता है कहाँ पे, फिगर पे। पहले आप चाहें तो इतना आप लिख सकते हो, ठीक है, मैंने क्या क्या कहा। उसके बाद आपको क्या करना, देखिए ये बिल्कुल इतना बनाना, आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे तो आपका गलत माना जाएगा। तो फिलहाल आपका ये इतना हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाकी रह गया, आपको समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे आप देखिए इस ट्रायंगल की अगर बात करें, अगर मैंने इसका एरिया निकाला DBE ऐसे करके, मैंने यहाँ पे अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था DBE करके, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं जब BDE, अब उसी तरीके से यहाँ पे मैंने निकाला CED निकाला। अब दोनों सेम यहाँ पे, दोनों सेम क्या, सेम लाइन से है। जब सेम लाइन से होगा तो एरिया दोनों का क्या होता है, सेम माना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड CED आर इक्वल इन सेम लाइन। इस सेम लाइन की वजह से इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल BDE जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा। ट्रायंगल BDE अगर बात करें, देयरफॉर ट्रायंगल BDE आपका इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CED के हिसाब से, ठीक है बच्चों। अब जैसे ये एक दूसरे के अगर इक्वल हुआ, तो अगर आपने ऐसा लिखा तो आप देखो इक्वेशंस नंबर ये, और उसके बाद आप इक्वेशन नंबर देखो ये, ठीक है। तो नाउ इक्वेशंस 3rd एंड 6 के हिसाब से, तो आप वहां पे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहे हैं AED
एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लिख रहे हो AED अपॉन में आप लिख रहे हो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है, अब ये देखो बच्चों AED अब यहाँ पे इक्वल्स करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे AD/DB और AE/EE लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से तो ऊपर यहाँ भी क्या लिखा हुआ है AED, तो यहाँ पे आप ट्रायंगल एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल लिख सकते हैं AED, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा हुआ BDE, आपको पता है जी BDE किसके बराबर में है, CED के बराबर में है। तो इसके जगह पे BDE की जगह पे अगर यहाँ पे अगर आप रिप्लेस कर देते हो CED की जगह पे, मतलब BDE है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है CED लिखा हुआ ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा नाउ इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स से, तो आप यहाँ पे देख लो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे ये है और सिक्स इक्वेशन ये है। तो अगर यहाँ पे मैंने लिखा AED/BDE और यहाँ पे AED/CED, लेकिन ये दोनों बराबर इसीलिए है क्योंकि CED किसके बराबर में, BDE के बराबर। तो मैं यहाँ पे CED के जगह पे रिप्लेस कर दूंगा BDE का। जैसे रिप्लेस किया तो आपको मालूम है जो AED जो BDE ट्रायंगल है वो क्या लिखा हो किसके बराबर में AD/DB, तो आप यहाँ पे लिख दो AD/DB। ठीक है, और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AED जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अब बाय में CED, लेकिन आपको पता है CED किसके जगह पर रिप्लेस हो गया है BDE, तभी ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हुआ है। तो यहाँ पे AED ऊपर में हो जाएगा AE हो जाएगा और यहाँ पे BDE किसके जगह पर है CED, क्यों बराबर हुआ क्योंकि एरिया उसका सेम है। ये ऐसे जब आप करिएगा ना तो यहाँ पे ये दोनों में आ रहा है, सेम लाइन पे आ रहा है ऐसे कर, ठीक है। थोड़ा सा इसको अगर हम डार्क अगर कर दें तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का दोनों एरिया क्या होगा, ये ऐसे करके ये बताया जा रहा है, ये ऐसे और फिर जब ऐसे आपने किया तो फिर ये भी, तो जैसे ये कलर आप देख रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है ये सेम में आ रहा है, इसी वजह से दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा, इसी वजह से ऐसा हुआ है। आप यहाँ पे AD/DB मैंने कर दिया और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका CE या EC भी लिख सकते हैं, और यही आपको बोला जा रहा था प्रूफ करने के लिए। ये था आपका AE/EC बोलिए या C बोलिए, यही रहा आपका थेल्स थ्योरम, यही रहा आपका BPT थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन होगा NCERT का। अगर आपको ये इंट्रोडक्शंस वीडियो आपको अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो इसको समझने में मतलब BPT थ्योरम को, तो आप मुझे कमेंट करें, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा। थैंक यू।